नमस्कार। ग्लोबल महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र रेवाड़ भूगोल की अगली क्लास के लिए अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भूगोल का। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में जो चार राजस्थान के भौतिक प्रदेश थे उसमें से एक पहला भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश हमने पढ़ लिया था। दूसरा भौतिक प्रदेश मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला का आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखना, ये दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे राजस्थान के भूगोल के, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो आज अपने जो अरावली पर्वत श्रृंखला अपन पढ़ रहे हैं, आप दिल और दिमाग दोनों बोर्ड पे रखना और पेन हाथ में रखना, साथ साथ लिखते जाना। कोई भी कहीं भी आप इसमें मिस्टेक मत कर देना कि ये क्लास अपन इजी वे में पढ़ लेंगे, बाद में देख लेंगे। इसको याद कर लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ध्यान रखना इसी में से पूछे जाते हैं। और लगातार तैयारी करते रहें। एक साथ सारे वीडियो आप नहीं देख पाओगे, इसलिए धीरे धीरे सारे वीडियो देखें आप। अपन बात कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला की। सबसे पहले अपन अपनी हेडिंग लगाते हैं। राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश जो है, राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उनमें से पहला अपन ने पढ़ लिया था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है भूगोल के हिसाब से। और जहां तक मेरा प्रयास रहेगा, मैं इस टॉपिक में से आपको लगभग जितना अधिकतम है वो कवर करवा दूंगा, ताकि आपको कहीं दूसरी जगह से ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। हालांकि दूसरी जगह से भी अपने को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ नया अपने को मिलता है। तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश अपन पढ़ रहे हैं, और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले हम देखेंगे अरावली पर्वतमाला। अपने ये राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश है। पहला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा जो है ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इन चारों भौतिक प्रदेशों में से पहला अपन ने पढ़ लिया है, और दूसरा आज पढ़ रहे हैं। जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर वाला आज हम पढ़ रहे हैं, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखो, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में अगर अपन पढ़ रहे हैं तो अपने को ये याद होना चाहिए कि अरावली पर्वतमाला जो है ये वास्तव में कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। अपन राजस्थान के बारे में ही पढ़ते हैं ज्यादा कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का इतना विस्तार है, इसके अलावा ये गुजरात से शुरू होती है, लेकिन वास्तव में ये कहाँ से शुरू होती है वहां से अपन बिंदु शुरू करेंगे, और कहां तक जाती है वहां तक समाप्त करेंगे। राजस्थान का अलग से पढ़ेंगे अरावली के बारे में, और जो दूसरे संबंध है अन्य राज्यों से जो संबंध है वो अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान से पहले अपन देख लेते हैं इसकी भारत में जो स्थिति है वो। ये भारत आपको दिख रहा होगा। इस भारत में जो स्थिति है वो अपन देख रहे हैं। ये मैप लेते हैं। इस मैप में सारे राज्य बनाए हुए हैं। तो इस अरावली पर्वतमाला के बारे में आप आराम से पहचान जाओगे कि अरावली पर्वतमाला कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाती है। देखिए, अपने यहाँ पे लक्षद्वीप है। यहाँ पे कुछ बिंदु जो आपको दिख रहे हैं ये लक्षद्वीप समूह है। इधर अपने को ये कुछ आपको जो दिख रहे हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये जो लक्षद्वीप समूह है, इस लक्षद्वीप समूह में यहाँ पर मिनी काय द्वीप है। मिनी काय द्वीप, इस मिनी काय द्वीप से अरावली पर्वतमाला शुरू होती है।
देखिए किस तरह से मिनिकॉय द्वीप से इस तरह से आगे बढ़ती है अरावली पर्वतमाला और गुजरात में प्रवेश करती है। और गुजरात में प्रवेश करने के बाद यह पर्वतमाला आगे बढ़ती है और ये पर्वतमाला इस तरह से आगे बढ़ती है और यहाँ दिल्ली तक पहुंचती है। यहाँ इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, इस जगह पे इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती जाती है। सर्वाधिक चौड़ाई वाला स्थान ये है। तो ये आपको दिख रहा है जो पार्ट ग्रीन कलर में, ये अपनी अरावली पर्वतमाला है। अब आप सोच रहे हैं कि सर आपने तो कहा था कि मिनिकॉय द्वीप से शुरू होती है और ये बीच में यहाँ पे दिख नहीं रही, तो यहाँ पे जो मैंने बनाई है वो पानी में बनाई है, तो पानी के अंदर ये आपको दिख नहीं रही है। और ऊपर जो बनाई है वो स्थल पे बनाई है, तो स्थल वाली आपको दिख रही है। देखिए यहाँ से यहाँ ये पूरा आपको दिख रहा है कौन सा सागर है, अरब सागर है। तो मिनिकॉय द्वीप से शुरू होती है अरावली पर्वतमाला, तो यहाँ पर पूरा का पूरा पानी है, पानी के अंदर नीचे है। और गुजरात से, पालनपुर से गुजरात से ये दिखना शुरू होती है। पालनपुर के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद में दिल्ली। दिल्ली में जो पहाड़ियां है रायसीना हिल्स, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, वहां तक ये विस्तृत है। तो इसका विस्तार अपन देख सकते हैं किस ओर से किस ओर है। तो ये पश्चिम, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम से ये शुरू होती है और जाती किधर है, ये उत्तर, ये पूर्व। यानी अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अपन चलते हैं तो इसका विस्तार जैसे ही दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, आगे आगे इसका विस्तार ज्यादा होता जाना। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि अरावली का विस्तार किस ओर है। आजकल थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं। जैसे कौन से कोण में है, तो कोण का मतलब उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, इनके बीच में एक कोण अपने बनता है। तो किस कोण से किस कोण की ओर है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो उत्तर पश्चिम में अपने कौन सा कोण होता है बताइए। देखिए देखो यहां पे वायव्य कोण, ये जो कोण है ये वायव्य कोण, ये नैऋत्य कोण, ये आग्नेय कोण, ये ईशान कोण। अब अगर आपको क्वेश्चन में यूं दे दी जाए कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार है नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर, ईशान कोण से नैऋत्य कोण की ओर, या वायव्य कोण से आग्नेय की ओर, या आग्नेय से वायव्य की ओर, तो आप सीधा आंसर दे सकते हो नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर जैसे ही आगे पर्वतमाला बढ़ती है उसका विस्तार कम होता जाता है, सकड़ी होती जाती है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है और आगे सकड़ी होती जाती है। क्वेश्चन पूछ ले ये कितने राज्यों में फैली हुई है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, तो देखो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ये 3 राज्य हैं और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यानी 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार है। और ये हिस्सा दक्षिण पश्चिम का हिस्सा चौड़ा है और उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है वो संकड़ा है। और अब इसकी बात करते हैं अपन कि कौन से युग की पर्वतमाला है। तो कौन से युग की पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला है प्री कैम्ब्रियन युग की या कैम्ब्रियन पूर्व युग की ये पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट मतलब अब काफी ज्यादा ये घिस चुकी है, अवशिष्ट मतलब कटी फटी जो है, अभी वर्तमान में ये काफी कटी फटी है क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित और अवशिष्ट पर्वतमाला है और प्री कैम्ब्रियन युग की ये है। तो ये तो बात हुई अपने भारत में जो इसका विस्तार है उसकी। अब अपन राजस्थान में प्रवेश करते हैं। ये अपना राजस्थान, और राजस्थान में ये इस तरह से आपको बनाई हुई दिख रही है अरावली पर्वतमाला। तो राजस्थान में अपन जो भाग पढ़ रहे हैं उस भाग का नाम है, जो दूसरा पार्ट है अपना, उसका नाम है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ये जो पार्ट अपना है, इस पार्ट में सबसे पहले अपन देखेंगे कि इस पार्ट में क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, मिट्टी कैसी है, फसलें कौन सी होती है मुख्य रूप से, ये बातें अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे।
तो जैसे अपन ने पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भी देखा था कि उसमें किस तरह से क्षेत्रफल है, मिट्टी कौन सी है, जनसंख्या कितने निवास करती है, वही बातें अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे। और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते बढ़ते राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका दिल और दिमाग दोनों बोर्ड पे होना चाहिए, कहीं भी दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। और कोई भी पास में है तो उनको बता दें आप कि डिस्टर्ब न करें, कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको भी बता दें कि डिस्टर्ब न करें। तो मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, इस मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश में अपने राजस्थान में जो क्षेत्रफल की अपन बात करें तो इसमें क्षेत्रफल आता है 9%। आप साथ साथ लिखते रहे अपनी कॉपी में, क्षेत्रफल कितना आता है 9%। जनसंख्या कितनी निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है 10%। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं एक नोट्स के रूप में लिख रहा हूं, तो आप भी साथ साथ ऐसे ही लिखते रहें। इस प्रदेश में क्षेत्रफल आता है 9%, जनसंख्या निवास करती है 10%, यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या काफी समान है, यानी काफी पास पास है आंकड़े दोनों के। तो क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%। इस अपने इस क्षेत्र में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इस क्षेत्र में वर्षा का औसत रहता है इसमें 50 से 90 सेंटीमीटर। वर्षा का औसत है 50 से 90 सेंटीमीटर। और यहां पर जलवायु कौन सी पाई जाती है, जलवायु यहां पाई जाती है उप आर्द्र। यहां इस भाग में हमने जलवायु देखी थी, वो थी शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु। इसके बाद यहां अपन ने देखी है उप आर्द्र जलवायु, यहां अपन देखेंगे आर्द्र, और यहां देखेंगे अति आर्द्र, यानी यहां सूखे से नमी की ओर अपन कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो शुष्क बिल्कुल सूखा, यहां थोड़ा कम सूखा, यहां अच्छी बारिश होती है और यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है, यानी इस क्रम में अपन जलवायु वाले में आगे बढ़ते हैं। तो 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है, और यहाँ पर जो जलवायु है वो उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है। यहाँ पे जो फसल है उसमें मुख्य फसल मक्का, जैसे पश्चिमी राजस्थान में मुख्य फसल बाजरा है, वैसे ही यहाँ की मुख्य फसल है मक्का। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा, गंवार, मूंग ये सारे होते हैं, यहाँ पे मुख्य फसल है मक्का। यहाँ पे मिट्टी कैसी होगी आपके हिसाब से, देखो पर्वत है तो पर्वतों में मिट्टी पर्वतीय मिट्टी यानी कंकरीली जो मिट्टी होती है जिसमें दाना मोटा होता है वो मिट्टी होगी, तो मिट्टी पर्वतीय मिट्टी। तो क्षेत्रफल अपने 9% है, जनसंख्या 10% है, वर्षा अपने 50 से 90 सेंटीमीटर होती है, जलवायु अपने उप आर्द्र है, फसलें जिसमें मुख्य रूप से मक्का है, और मिट्टी जो है मिट्टी है यहाँ पे पर्वतीय। ये अपने सामान्य विस्तार है। अब अपन बात करते हैं कि इस भौगोलिक प्रदेश में जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इस भौगोलिक प्रदेश में मुख्य रूप से किसका विस्तार है। जैसे अपन ने देखा था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्य रूप से विस्तार था थार के मरुस्थल का, वैसे ही इसमें किसका विस्तार है, तो इसमें विस्तार किसका है पता है आपको। जैसे नाम में ही अपन ने लिखा है, उसमें लिखा था रेगिस्तान, इसमें अपन ने नाम में क्या लिखा है अरावली। तो इसमें मुख्यतः विस्तार किसका है आप लिखें यहाँ पे। इस भौतिक प्रदेश में मुख्यतः अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इस भौतिक प्रदेश में मुख्यतः अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ये अपने सामान्य जानकारी जो लिखी है ये लिखी है इस भौतिक प्रदेश से संबंधित। आगे अपन अरावली पढ़ेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अपने सामान्य जानकारी है इसके बारे में, अरावली की जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसके बारे में। आगे हम बढ़ रहे हैं, और आगे हम बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला, इस अरावली पर्वतमाला के नाम क्या क्या है, यानी उपनाम क्या क्या है। इधर अपने अरावली पर्वतमाला मैं बना रहा हूं,
ये अरावली पर्वतमाला, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार अपने माना जाता है। इस अरावली पर्वतमाला के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले इसके उपनाम जो है वो उपनाम क्या क्या है। तो उपनाम में सॉरी, सबसे पहले पढ़ रहे हैं उपनाम। उपनाम में एक नाम अपने को मिलता है परिपत्र, पहला उपनाम। परिपत्र किसमें है? परिपत्र है विष्णु पुराण में। साथ साथ आप लिखते रहे कॉपी में, मैं जो उपनाम लिखा रहा हूं वो सारे के सारे उपनाम आपको इसी क्रम में आगे लिखने हैं। दूसरा है आबू गुलाब। आबू गुलाब इसको कहा जाता है सिरोही में। तीसरा उपनाम है सुंदा। सुंदा इसको कहा जाता है जालोर में। चौथा है मालानी, बाड़मेर में। पांचवा है अडावटा, उदयपुर में। छठवां है आडा वाला। आडा वाला, आडा वाला कहा जाता है इसको बूंदी में। मालखेत, सिक्कर में। मालखेत कहा जाता है सिक्कर में। डोसी, हरियाणा में। डोसी कहा जाता है हरियाणा में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप। अभी 2-3 नाम और बच गए हैं, उनको भी लिखते हैं या इधर लिख देते हैं। अलवर में रायसीना। रायसीना इसको कहा जाता है अलवर में। दसवां नाम है, सॉरी, रायसीना कहा जाता है दिल्ली में। रायसीना इसको कहा जाता है दिल्ली में। और इसके अलावा अपने सिक्कर हो गया। तो ये अपने इसके नाम है, आप देख सकते हैं। और विशेष रूप से जो अपने जालोर, ये सिरोही, ये जो क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ये जाना जाता है। इसमें आप एक थोड़ा सा और ध्यान रखना, ये जो सिक्कर है, सिक्कर में एक हर्ष की पहाड़ी है। और अलवर जो है, अलवर में है हर्षनाथ। यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं अलवर वाले हर्षनाथ है, और सिक्कर में है हर्ष। आगे अपन वैसे अलग से इसका अध्ययन भी करेंगे। तो ये अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे आप कहीं तो लिख देते हैं हर्षनाथ, अलवर, ये इसके नाम है। इसके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में कतई मत ले लेना। यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट मैं तथ्य आपको बता देता हूँ, इसको ऊपर कर देते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य आपको मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे नोट डाल के। जैसे अपने उपनाम है, उपनाम में एक कर्नल जेम्स टोड ने भी इसको उपनाम दिया था। इसको कहा गया था हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस क्योंकि इस पहाड़ी पर, पर्वतमाला पर पूरी पे हिंदुओं के मंदिर बने हुए हैं, इसकी वजह से इसको नाम दिया था हिंदू ओलंपस। कर्नल जेम्स टॉड
ने अरावली पर्वतमाला को हिंदू ओलंपस कहा। हिंदू ओलंपस कहा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आगे अपन पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर जो है उसको संतू का शिखर कहा था, लेकिन पूरी पर्वतमाला की अगर अपन बात करें तो अरावली पर्वतमाला को कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार पुनः देख लेना। परिपत्र विष्णु पुराण में, आबू गुलाब सिरोही में, सुंदा जालोर में, मालानी बाड़मेर में, अडावटा उदयपुर में, आडा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है बूंदी में, मालखेत सिक्कर में, डौसी हरियाणा में, रायसेना दिल्ली में और हर्षनाथ अलवर में, ये इसके नाम है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा है हिंदू ओलंपस, यानी पूरी पर्वतमाला को ही उसने हिंदू ओलंपस कहा है। अब अपन देख रहे हैं कि इसकी जो तुलना की गई है, पर्वतमाला की जो तुलना की गई है वो तुलना किससे की गई है? इसको आप ध्यान से देख लेना थोड़ा सा चित्र को, इस चित्र के माध्यम से ही अपन इसको समझेंगे। अरावली पर्वतमाला की तुलना, यानी तुलना किस किस से की गई है। देखो, तुलना में अगर बात करें अपन अंग की, शरीर के अंग की, शरीर के किस अंग से तुलना की गई है, तो अपने कान से तुलना की गई। इसकी आकृति अपने कान की तरह यूं है, इसलिए इसकी तुलना कान से की गई। इसके अलावा तंदूरा इस तरह से होता है, इस तरह से तंदूरा होता है। तो तंदूरे की आकृति का, यानी नीचे से इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ऊपर से कम होने की वजह से इसकी जो आकृति, अपने वाद्य यंत्र की बात करें तो तंदूरा या तानपुरा जिसको कहते हैं, उससे इसकी तुलना की गई है। और इसके अलावा अगर पर्वतमाला की बात करें कि कौन सी पर्वतमाला से की गई है, तो अपलेसिन पर्वतमाला, जो यूएसए में अपलेसिन पर्वतमाला, उससे इसकी की गई है। इसके उत्तरी भाग की और दक्षिणी भाग की, दोनों की अलग अलग की गई है। ये जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग की तुलना की गई है भेड़ पीठ नुमा, भेड़ का जो पीठ होता है उसके इस आकार की, यहां से देखिए इस तरह से। और इधर की अगर तुलना बात करें तो देखो पंखाकार, इधर जो पंख से दिख रहे हैं तो इसके पंखाकार, और बीच वाला जो भाग है वो सर्पिलाकार है अजमेर के आसपास में। तो तुलना में पहली तुलना अपन लिख रहे हैं वो शरीर के अंग से, अगर अंग से तुलना की है तो की है कान से। अगर बात करें वाद्य यंत्र की, तो वाद्य यंत्र से किससे की है? तंदूरा या तानपुरा। अगर पूछे कौन सी पर्वतमाला से की है, तो पर्वतमाला अपलेशियन पर्वतमाला है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इससे इसकी तुलना की गई है क्योंकि उसकी दिशा भी यही है, उसका समय भी यही है। तो आकृति और समय के कारण इसकी तुलना अपलेशियन पर्वतमाला से की गई है। और अगर बात करें अपन उत्तरी अरावली की, कि उत्तरी अरावली की तुलना किससे की गई है? उत्तरी अरावली का मतलब ऊपर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, उत्तरी अरावली की तुलना भेड़ पीठ नुमा, यानी भेड़, ये क्वेश्चन पूछा है, भेड़ पीठ नुमा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उत्तरी अरावली की आकृति कैसी है, तो भेड़ पीठ नुमा है। दक्षिणी अरावली जो है, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये पंखाकार, पंखों के समान, ये अति महत्वपूर्ण है तुलना वाला। इसका भी आप स्क्रीनशॉट साथ में ही ले लें, ताकि ले लिया। तो देखिए तुलना अंग का पूछ ले तो कान से की गई है, इसकी आकृति इस तरह से होने के कारण इसकी तुलना की गई है, वो कान से की गई है। वाद्य यंत्र तंदूरा या तानपुरा से की गई है, नीचे का हिस्सा चौड़ा और ऊपर का सॉरी, आप देख सकते हैं इधर से देखिए, ये आगे का जो हिस्सा बनता है ये, और फिर इधर देखिए तो ये तंदूरा या तानपुरा की आकृति से है।
पर्वतमाला अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, यूएसए में, उससे तुलना की गई है क्योंकि ये इसी समय की है और इसी श्रृंखला में दक्षिण पश्चिम से वो भी उत्तर पूर्व की ओर बढ़ी हुई है। उत्तरी अरावली की जो आकृति है वो बेड़ पीठ नुमा है और दक्षिणी अरावली की जो आकृति है ये पंखाकार है। ये पांचों की तुलना मैंने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर देख लें। अब देखिए अरावली पर्वतमाला के बारे में अन्य तथ्य। अरावली आपके सामने ही रहेगी हर जगह, आप इसको देखते रहना बस। अब अरावली पर्वतमाला के बारे में अन्य तथ्य देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को दिमाग में आता है कि ये कौन से युग की पर्वतमाला है, कौन से युग की पर्वतमाला है। युग तो ये है प्री कैम्ब्रियन युग की, या कैम्ब्रियन पूर्व भी अपन इसको कह सकते हैं। प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व युग की ये पर्वतमाला है। और इसकी विशेषता की अगर अपन बात करें कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो मुख्य विशेषता है कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। विश्व की, लिखते रहे साथ साथ, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। इसके अलावा अन्य विशेषताओं में इसकी साथ में और क्या है, ये वल्लित पर्वतमाला है, वल्लित पर्वत है। इसके अलावा अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है। अवशिष्ट यानी कटी फटी, वल्लित पर्वतमाला मतलब वलयाकार, बीच में इस तरह से वलयाकार आकृति की यह है। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है और अवशिष्ट पर्वतमाला है। अब इसका उद्गम कहां से होता है अपन ने देखा था अभी। हाँ, एक और बात, गोंडवानालैंड के अवशेष है, गोंडवानालैंड के अवशेष। अपन ने शुरू में उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था गोंडवानालैंड और अंगारालैंड। तो ये जो है ये गोंडवानालैंड के अवशेष है। इसके अलावा आगे अपन बढ़ते हैं, उद्गम। उद्गम का यहां पर अर्थ है सुदूर दक्षिणतम बिंदु, सुदूर दक्षिणतम बिंदु। तो वो अपन ने देखा था मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप से शुरुआत हो जाती है, लेकिन ये पूरा वहां से जल में होने के कारण दिखते नहीं है। और उसके बाद अपने एक इसको कहा जाता है अरावली का पिता। अरावली का पिता किसे कहा जाता है, कहां से शुरू होती है, अरब सागर से, तो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का पिता, सॉरी डबल छाप दिए, अरब सागर, अरब सागर को कहा जाता है अरावली का पिता। अब अपने ये दिखना शुरू कहां से होती, कितने, अगर पूछ ले कितने राज्यों के अंदर शासित प्रदेश में फैली हुई है, तो अपन देखते हैं शुरुआत इसकी कहां से होती है, यानी फिजिकली ये दिखना कहां से शुरू होती है, शुरू से अंत तक क्या क्रम है वो देखते हैं। यह है यानी पालनपुर गुजरात, फैलाव इसको कह सकते हैं हम। फैलाव कैसे है, फैलाव पालनपुर गुजरात, उसके बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स जिन पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, दिल्ली, रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो इसका विस्तार जो है वो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। यहाँ पर लिखते हैं 3 राज्य व
एक केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार है। ये जो मैं नोट्स टाइप में आपको लिखा रहा हूँ इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको अलग अलग बुक्स से कहीं भी ढूंढना नहीं पड़े अरावली के बारे में, या जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में आपको मैं 80, 90 और 90 प्लस उस मैटर में से लिखा दूंगा कि आपको कहीं दूसरी जगह भटकना कम पड़े आपको। 3 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका फैलाव है। आगे बढ़ते हैं, एक बार वापस देख लेना। युग कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन युग है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, गोंडवाना लैंड के अवशेष है, उद्गम सुदूर दक्षिणतम बिंदु इसका जो है वो मिनिकॉय द्वीप है, अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है, फैलाव जो है वो पालनपुर गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, रायसीना हिल्स, और उधर रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और राष्ट्रपति भवन जो है ये अपने दिल्ली में है। फिर 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका फैलाव है। आगे बढ़ते हैं, अरावली को भी साथ साथ आप देखते रहना। कुल लंबाई इसकी कितनी है? कुल लंबाई इसकी है 692 किलोमीटर। कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। और राजस्थान में है 550 किलोमीटर, यानी कुल की लगभग 80 किलोमीटर, 80%। यानी 80% का मतलब हुआ सर्वाधिक विस्तार इसका जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में। तो कुल लंबाई 692, राजस्थान में 550 यानी 80%, और सर्वाधिक इसका विस्तार जो है वो राजस्थान में है। 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में ये फैली हुई है, उनमें से सर्वाधिक विस्तार की अपन बात कर रहे हैं। अब राजस्थान में जो विस्तार है उसकी अपन चर्चा डिटेल से करेंगे, क्योंकि राजस्थान में ही सबसे ज्यादा इसका फैलाव है, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो भी इसका राजस्थान में ही है। तो अपन आप देख रहे हैं राजस्थान में एक लाइन और लिख लें आप, इसका जो फैलाव है, इसका फैलाव दक्षिण पश्चिम, यानी कौन से नैऋत्य कोण से, नैऋत्य कोण से उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में है, ये इसका फैलाव है। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जैसे जैसे इसका फैलाव उधर होता है, यह दक्षिण पश्चिम में, यानी इसकी दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है तथा उत्तर पूर्व में चौड़ाई कम है। यानी दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है वो ऊंचा भी ज्यादा है और चौड़ा भी ज्यादा है, और जो अपने उत्तर पूर्व का हिस्सा है वो उसकी चौड़ाई कम है। यानी इसकी आकृति अपन कहें तो इस तरह से है, ये हिस्सा ज्यादा चौड़ा है और ये हिस्सा कम चौड़ा है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब अपन राजस्थान में पढ़ेंगे इसको। राजस्थान में अपने को ढंग से इसको पढ़ना पड़ेगा। इतनी देर जो बात अपने चल रही थी ये तो राजस्थान से बाहर की चल रही थी। जैसे अपने 692 की बात करें तो पूरे भारत में जो अरावली है उसकी पूरी की लंबाई ये है। राजस्थान में 550 है। फैलाव इसका नैऋत्य से अपने ईशान कोण में है, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो अपने राजस्थान में इसका जो विस्तार है उसकी चर्चा अपन ढंग से करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अपने यहीं पे
सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी विस्तार की। तो यहाँ सिरोही है, अपने सिरोही से विस्तार इसका माना जाता है। तो सिरोही के इस साइड गुजरात की तरफ खेड़ ब्रह्मा स्थान है, उस खेड़ ब्रह्मा से यहाँ राजस्थान में अपने यहाँ पर खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है, खेतड़ी झुंझुनू तक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन राजस्थान में अरावली। तो राजस्थान में अरावली कहाँ से कहाँ तक है? पहली बात तो खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक, खे और खे दोनों तरफ ध्यान रखना। तो खेतड़ी है अपने झुंझुनू में, यानी सिरोही जिले से शुरू होती है और खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। ये जो विस्तार अपन देख रहे हैं, इस विस्तार में कई तरह के अपने को देखना है, जैसे ऊंचाई, नीचाई, सबसे ज्यादा विस्तार, सबसे कम विस्तार, इसका औसत जो ऊंचाई है वो। अब इसकी यहां से वहां तक जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो है 930 मीटर। पूरी की औसत ऊंचाई जो है वो 930 मीटर। जैसे कहीं अपन देखते हैं गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर अपने 1722 मीटर ऊंचाई है। तो उसी तरह से अन्य जो भी है, कोई कम है कोई ज्यादा है, तो उन सब का अगर अपन औसत निकालें तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार का अगर क्षेत्र पूछ ले तो अपने दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है वो है, लेकिन यहां अपन जिले की बात करते हैं तो सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर का। और न्यूनतम विस्तार की अगर बात आए, न्यूनतम विस्तार इसका, तो न्यूनतम विस्तार है इसका अजमेर में। अब एक अपन देखेंगे कि सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है और सबसे नीचा स्थान कौन सा है। सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान, ऊंचाई वाला स्थान कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? गुरु शिखर, गुरु शिखर जो सिरोही में है। और न्यूनतम ऊंचाई, यानी न्यूनतम ऊंचाई सबसे नीचे, या अपन कह सकते हैं कि सबसे गहराई वाला जो स्थान है इसका वो है पुष्कर, पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर। तो सर्वाधिक विस्तार उदयपुर, न्यूनतम विस्तार अजमेर, सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान गुरु शिखर और न्यूनतम ऊंचाई वाला स्थान पुष्कर। औसत ऊंचाई 930, खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी यानी सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। तो ये अपने अरावली पर्वतमाला जो है, ये अरावली पर्वतमाला की जो मुख्य बातें हैं वो यही है। इसमें अपने को आगे और देखना है अभी, जैसे तो अरावली पर्वतमाला के समांतर एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, उसके बारे में देखना है। तो देखें, ये जो अरावली पर्वतमाला है इसके समांतर इस तरह से एक वर्षा रेखा चलती है जिसका नाम है 50 सेंटीमीटर। ये वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला के समांतर चलती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और ये अरावली पर्वतमाला के समांतर चलती है और इसको कहा जाता है महान भारतीय जल विभाजक रेखा। इस साइड की जो नदियां हैं वो अरब सागर में पानी देती है, इस साइड की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में पानी देती है, इसलिए इसको कहा जाता है महान भारतीय जल विभाजक रेखा। ये अपने पश्चिमी जो मरुस्थल है उसको और अरावली बाकी राजस्थान को भी अलग करती है, इसको कहा जाता है महान भारतीय जल विभाजक रेखा, महान भारतीय जल विभाजक रेखा। इस रेखा से अपने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के बीच में ये रेखा है और दोनों पार्ट्स को ये अलग करती है। अब देखो अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं और पूर्व में कितने जिले हैं। अरावली के पूर्व में और अरावली के पश्चिम में। तो देखो अरावली के पूर्व में अपन ने देखा था कि अरावली के पश्चिम में जो अपन ने उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था कि यहाँ पे कितने जिले हैं, 13। टोटल अपने जिले कितने हैं, 33। तो इधर कितने हो गए, 20। तो पूर्व में अपने जिले कितने हैं, 20 जिले तथा
पश्चिम में 13 जिले स्थित है। 13 जिले स्थित है। अरावली पर्वतमाला अपने राजस्थान को दो भागों में बांटती है, ये आपको पता है। एक साइड, इस साइड अपने 20 जिले और एक साइड 13 जिले हैं। ये इसका निर्धारण जो है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी करती है, जिसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी अपन कहते हैं। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं। राजस्थान में अरावली खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी झुंझुनू यानी सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, ये जो उदयपुर जिला है इसमें सर्वाधिक इसका विस्तार माना जाता है। न्यूनतम विस्तार इसका इस अजमेर जिले में माना जाता है। और सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान यहाँ पर है सिरोही में गुरु शिखर, और सबसे नीचा जो स्थान है वो अजमेर में है, यहाँ पर पुष्कर, यानी न्यूनतम ऊंचाई वाला, या इसको सबसे गहराई वाला स्थान भी इसका कह सकते हैं अपन। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, महान भारतीय जल विभाजक रेखा इसको कहते हैं। अरावली के पूर्व में 20 जिले और पश्चिम में 13 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अरावली का फायदा और नुकसान अपन पढ़ने वाले हैं कि अरावली से अपने को क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो पहले मैं आपको इंडिया के मैप में समझा देता हूं, और उसके बाद ये इंडिया का मैप अपना और ये राजस्थान का मैप, इन दोनों में पहले आप समझ लें और उसके बाद लिखेंगे अपन अरावली का फायदा और नुकसान क्या है। देखिए, अपने राजस्थान में जो मानसून आता है, मानसून अपने राजस्थान में दो तरह से आता है। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर अरब सागर है, मैं लिख देता हूं अरब सागर, ये अरब सागर है, और ये जो है इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो अपने जो मानसून आता है वो सबसे पहले राजस्थान में जो प्रवेश करने वाला मानसून है वो है अरब सागर का मानसून। हालांकि वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से अपने यहाँ पे सर्वाधिक होती है। अब ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार इस तरह से है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार इस तरह से, और साथ ही ये जो मानसूनी हवाएं हैं, ये जो मानसूनी हवाएं हैं कौन सी, ये जो अरब सागर की मानसूनी हवाएं, ये मानसूनी हवाएं इस तरह से अपने आगे बढ़ती है। तो इस तरह से आगे बढ़ती है, तो ये अरावली पर्वतमाला के समांतर होने के कारण ये राजस्थान में वर्षा नहीं करती है और आगे चली जाती है। तो अरावली पर्वतमाला से अगर अपने को पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला से नुकसान क्या होता है, तो साफ शब्दों में कह देना कि बरसात नहीं करती है राजस्थान में। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये अरब सागर की जो हवाएं ये सीधी आगे ले जाती है, ये तो है नुकसान। लेकिन दूसरी हवाओं को रोकती भी है। दूसरी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी के मानसून की हवाएं हैं, ये जब यहाँ हिमालय से टकराते हुए इधर अपने थार का मरुस्थल होने के कारण, जो गर्म भूमि होने के कारण ये हवाएं इस साइड मुड़ती है। तो इस साइड मुड़ती है तो ये हवाएं अपने इस पर्वतमाला से टकराकर पूर्वी राजस्थान, यानी ये जो पर्वतमाला आपको दिख रही है ये पर्वतमाला है, तो इधर से जो हवाएं आ रही है ये इससे टकराती है और पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा करती है। तो एक फायदा और एक नुकसान, यानी अरब सागर से आने वाले हवाओं को रोकती नहीं है, तो सीधा आगे चले जाती है क्योंकि समानांतर है ये, और ये इधर होने के कारण अपने यहाँ पे पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। अब देखो, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है पश्चिमी राजस्थान में। क्यों? क्योंकि ये तो हवाएं सीधी निकल जाती है, और दूसरी ये जो हवाएं इधर आ रही है, जो बंगाल की खाड़ी के मानसून की हवाएं अपने इधर आ रही है, ये आप देख रहे हैं, ये जब इधर आती है तो अरावली पर्वतमाला इनको रोक लेती है, और पश्चिमी राजस्थान जो अपना है मरुस्थल, वो सूखा का सूखा रह जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा इससे नहीं होती है। ये अपने नुकसान है। यानी ये इसके वृष्टि छाया प्रदेश में, वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है जैसे ये कोई पहाड़ है या पर्वत है, इधर से अपने बरसात आ रही है, और इधर ये बरसात जो मानसूनी हवाएं इनको ये पर्वत रोक लेता है, तो पीछे का जो भाग है वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यानी जिसमें जो सूखा रह जाता है, वो हवाएं वहां तक नहीं पहुंचती, उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो अरावली के बारे में अपन लिख रहे हैं, अरावली, पहले अरावली का महत्व लिखते हैं, नुकसान बाद में लिखेंगे। देखो, अरावली से अपने यहाँ पे जो महत्व है, उन महत्वों में सबसे पहले अपन देखें तो यहाँ पे वन क्षेत्र जो है अरावली की वजह से इस क्षेत्र में ज्यादा डेवलप हुए। तो एक तो वन
व वन्य जीव इस अरावली पर्वतमाला की ही देन है। यानी राजस्थान में जो वन्य जीव है ज्यादा वो अरावली के क्षेत्र में ही है। तो वन और वन्य जीव जो है वो सर्वाधिक है। दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं, तो यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अथाह खनिज भंडार है। अतः खनिज भंडार है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो ये भी अपने लिए एक फायदे की बात है। अगला बिंदु अपन देखते हैं, तो यह रेगिस्तान के मार्च को रोकती है। रेगिस्तान का मार्च का अर्थ होता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना। रेगिस्तान के मार्च को रोकती है, इसका अर्थ होता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना। तो रेगिस्तान के मार्च को रोकती है, लिखते रहें आप साथ साथ। रेगिस्तान के मार्च को कैसे रोकती है एक बार दिखा देता हूं मैं। देखो ये जो अपनी अरावली पर्वतमाला, इस अरावली पर्वतमाला में बीच बीच में इस हिसाब से टुकड़े हैं, मतलब लगातार तो ये है नहीं, बीच में टुकड़े हैं। तो उन टुकड़ों के अंदर से इधर से जो मरुस्थलीय हवाएं हैं ये चलती है, तो इस तरह से ये आगे बढ़ता है, इस तरह से आगे बढ़ता है ये मरुस्थल। तो अगर ये अरावली पर्वतमाला यहाँ नहीं होती तो आप विचार करो, ये तो सिर्फ कंदराओं के अंदर से मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, इसको रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। ये अगर नहीं होती तो ये मरुस्थल जो है ये पूरे राजस्थान को चपेट में ले लेता और आसपास में जो अन्य राज्य हैं उनको भी चपेट में ले लेता। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है इसको कह जाती है कि भाई मरुस्थल तू रुक यहीं पे, कैसे भी रुक तू, फिर भी मरुस्थल कोशिश करता है इन कंदराओं से आगे बढ़ता है। तो अरावली पर्वतमाला जो है ये रेगिस्तान के मार्च को रोकती है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोककर पूर्वी राजस्थान में, ध्यान रखना सिर्फ पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में वर्षा कराने में सहायक है। पूर्वी राजस्थान में वर्षा कराने में सहायक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ध्यान रखना। बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोककर पूर्वी राजस्थान में वर्षा करवाती है। तो अपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने ये तथ्य है, ये है अपने इसका महत्व, यानी इससे अपने को फायदा जो हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है। वन्य जीव अपने चट्टाने हैं तो खनिज भंडार मिल रहा है। रेगिस्तान के मार्च को ये रोकती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है उसको रोककर वर्षा कराने में ये क्या है, सहायक है। ये अरावली पर्वतमाला की अपने यहाँ पे महत्व है। आगे अपन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, चाहिए ले लिया होगा। आगे हम देखते हैं अरावली पर्वतमाला से अपने को नुकसान क्या है। अरावली पर्वतमाला से नुकसान, पहला नुकसान अपने है यह है, लिख लेना साथ साथ ही लिख लेना आप, यह है अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं, मानसूनी हवाओं के समांतर होने के कारण अरब सागर के मानसून से, अरब सागर के मानसून से वर्षा करवाने में असमर्थ है। असमर्थ है, यानी ये समानांतर होने के कारण अभी अपन ने देखा था वर्षा राजस्थान में नहीं होती है। दूसरा, कृषि भूमि क्षेत्र कम हो गया, इसकी वजह से
कृषि भूमि का जो क्षेत्र था वो अपने कम हो गया, ये अपने इससे नुकसान हो रहे हैं। तो देखें, ये एक तो अरावली पर्वतमाला अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के समांतर होने के कारण अरब सागर के मानसून से वर्षा करवाने में असमर्थ है। दूसरा, कृषि भूमि क्षेत्र का कम होना, ये दो नुकसान है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अरावली जो है, अभी अरावली की चोटियां, पठार, दर्रे वो बाकी है सारे। अभी तो सिर्फ अरावली की अपन बाहरी घूम रहे हैं, चोटियां बाद में देखेंगे। अब एक बार अपन देख रहे हैं कि ऊंचाई के हिसाब से, यानी मुख्यतः अध्ययन की दृष्टि से इस अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। वो किस हिसाब से बांटा गया है? अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में कैसे बांटा है वो बता रहा हूं। देखिए, इसको 3 टुकड़ों में किस तरह से बांटा। ये जो नीचे का हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है दक्षिणी अरावली। ये जो बीच का हिस्सा है इसको कहा जाता है मध्य अरावली, और जो ऊपर का हिस्सा है इसको कहा जाता है उत्तरी अरावली या उत्तरी पूर्वी अरावली। तो ये जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली, ये जो उत्तरी अरावली है 1 नंबर, ये 2 नंबर मध्य अरावली और 3 नंबर दक्षिणी अरावली। इनमें तीनों में अलग अलग चोटियां हैं। तीनों में क्या है? अलग अलग चोटियां हैं। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में जैसे मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो जयपुर संभाग पूरा ही आता है। जयपुर, दौसा, अलवर। देखो, ये जो मुख्य अरावली का विस्तार है, मुख्य अरावली का, ये राजस्थान में 7 जिलों में। बाकी इसकी श्रृंखला का जो विस्तार है ये काफी जिलों में है। तो ये जो मुख्य विस्तार है, इसका मुख्य विस्तार में अपने जयपुर, दौसा, अलवर की आता है। लेकिन इधर सिक्कर, झुंझुनू जो है इसमें भी इसका विस्तार है। मध्य में अपन देखें तो अजमेर में है, और इधर देखें मुख्य विस्तार में जो 7 जिले आते हैं उसमें उदयपुर, सिरोही और राजसमंद, ये 7 जिले मुख्य रूप से इसको माना जाता है। तो इसमें अपने 3 टुकड़ों में इसको विस्तृत कर दिया, और 3 टुकड़ों में इसमें 3 बातें अपने को देखनी है। जैसे एक तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ है और 1055 मीटर ऊंची है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंची है। इसकी आकृति इस साइड वाले की भेड़ पीठ नुमा है। उत्तरी अरावली इसको कहा जाता है, और जयपुर संभाग के जिले इसमें लगभग सभी आ रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं इसकी दूसरे, और इसमें पहाड़ियों की अपन बात करेंगे आगे, पहाड़ियां अलग से पढ़ेंगे अपन। जैसे हर्ष पर्वत है जिसपे जीण माता जहाँ पे पास में ही है। इसके अलावा मालखेत की जो पहाड़ियां अपन कहते हैं, खंडेला वगैरह, सभी पहाड़ियां यहाँ आएगी। अजमेर, इसमें मुख्य रूप से अजमेर आता है, और अजमेर में जो सबसे ऊंची चोटी इसकी है वो मोराई जी, 933 मीटर ऊंची है अजमेर में। और अजमेर में, यहाँ से अजमेर से इधर ये मेरवाड़ा की तरफ आती है, तो कुछ जगह यहाँ पे इस तरह से सर्पिलाकार आकृति की ये पहाड़ियां है। इधर ये दक्षिण अरावली की अगर अपन बात करें तो दक्षिण अरावली में सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिरोही में है, और इसका नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर, जो वैसे पूरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इसकी 3 खंडों की बात करें तो इसमें उत्तरी अरावली में इसको कहा जाता है उत्तरी अरावली, इसको कहा जाता है मध्य अरावली, और इसको कहा जाता है दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है, सिक्कर में है। और इसमें इधर जो उत्तरी अरावली, इसकी आकृति अपन ने देखी थी, भेड़ पीठनुमा है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरामजी है, अजमेर में है। और यहाँ पे इनकी, इसकी जो मुख्य आकृति इन पहाड़ियों की नीचे जो है इनकी देखने को मिलती है अपने सर्पिलाकार। दक्षिण में अपने दक्षिणी अरावली गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी सिरोही में है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था। और यहाँ ये सबसे ऊंची चोटी, पूरी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी, और ये जो आकृति है ये पंखाकार आकृति है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन ये तीनों पढ़ते हैं। ले लिया होगा? लिखें अध्ययन की दृष्टि से या ऊंचाई की दृष्टि से।
ऊंचाई की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? पहले भाग का अध्ययन करते हैं। अभी अपन मैप में देख लिया है सब कुछ। पहला है उत्तरी अरावली। सिर्फ मुख्य जिले लिख रहा हूं, जो मुख्य अरावली का विस्तार है। अरावली यहाँ पे जयपुर, दौसा, अलवर, ये अपने हैं। इसके अलावा अपन देखें तो सिक्कर और झुंझुनू इस क्षेत्र में आते हैं मध्य अरावली में। जयपुर, दौसा, अलवर, सिक्कर, झुंझुनू। उत्तरी अरावली में अपने को देखना है सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ है सिक्कर में, और 1055 मीटर ऊंची है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये। और इसकी आकृति कैसी है? जो उत्तरी अरावली है इसकी आकृति है भेड़ पीठ नुमा। भेड़ पीठ नुमा इसकी आकृति है। दूसरी अपन देखते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली में जो जिले हैं मुख्य रूप से अजमेर है, प्लस आसपास में थोड़ा बहुत हिस्सा है। और सबसे कम विस्तार अरावली का भी अजमेर में है, ये भी आपको पता होगा। सबसे कम विस्तार है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी मोराईजी, मोरामजी या मोराईजी, 933 चोटगढ़ के पास में है। और ये जो दक्षिणी अजमेर के दक्षिण का हिस्सा है उसकी आकृति है सर्पिलाकार। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा वैसे भी आपने, एक बार देख लेते हैं वापस। ऊंचाई की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली जयपुर, दौसा, अलवर, सिक्कर, झुंझुनू। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सिक्कर में है, 1055 मीटर। आकृति भेड़ पीठ नुमा। मध्य अरावली अजमेर, सबसे ऊंची चोटी मोराईजी 933 मीटर है ऊंचाई इसकी, और आकृति सर्पिलाकार। तीसरा अपन देख रहे हैं दक्षिणी अरावली। तीसरा है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में जो जिले आते हैं वो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिले इधर आते हैं। अब अपने इसमें इसकी विशेषता में अपन देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर 1722 मीटर। ध्यान रखना गुरु शिखर जो है, ये गुरु शिखर जैसे ये अपने पर्वत है, इस पे यहाँ पे बना हुआ एक गुरु शिखर, ये जैसे ऊंची चोटी है, इस चोटी पे फिर एक मंदिर बना हुआ है 5 मीटर का, इस तरह से दत्तात्रेय ऋषि का। तो इस 5 मीटर जोड़े तो 1227 होता है, और ऐसे टोटल इसकी जो यहाँ तक की लेंथ है वो 1722 है। 5 मीटर ये जोड़ देते हैं तो 1727, इसलिए कई बुक्स में 1727 मिलता है और कई बुक्स में 1722। तो एक्चुअल में चोटी की ऊंचाई 1722 है, मंदिर सहित जोड़े तो 1727। गुरु शिखर की थोड़ी विशेषता है। गुरु शिखर की विशेषता है कि ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा। संतों का शिखर कहा।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। संतु का शिखर, कर्नल जेम्स टोड ने पूरी अरावली पर्वतमाला को अपने हिंदू ओलंपस कहा था और इसको संतु का शिखर कहा। कर्नल ये जो गुरु शिखर है इसके ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर, जो 5 मीटर ऊंचा है, मंदिर स्थित है। तो ये अपने बातें सारी हुई, ये अरावली पर्वतमाला से संबंधित हुई है। अरावली पर्वतमाला का अभी अपन ने एक पार्ट पढ़ा है, अभी एक पार्ट अपने को और पढ़ना है जिसमें सभी ऊंची चोटियां, और चोटियों में बहुत ज़्यादा सस्पेंस रहता है, आपको पता है। किसी बुक में कोई सी चोटी है, किसी बुक में, तो आपको मैं समेकित करके सारी चोटियां एक साथ लिखा दूंगा, जिसमें आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो सभी ऊंची चोटियां और इसके साथ ही जो पठार है वो, दर्रे हैं वो, और छोटी पहाड़ियां और जितनी भी है वो सारी अपन एक साथ पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। और ये जितना भी मैटर मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप ढंग से देख लीजिए। धन्यवाद।